हेलो मैक बेटा, सेट नंबर 57 S1 में क्वेश्चन नंबर 18। जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका एंडोकार्प है, और एंडोकार्प का एंडो मीन्स इंटरनल कार्पेनियल लेयर, सीड की आउटर कवरिंग को बोलते हैं एंडोकार्प। फिर इसके बाद जो आपको दिखाई दे रही है ये डॉटेड डॉटेड सी लाइन सी, ये मीजोकार्प है। और ये बिल्कुल बाहर वाली जो मार्जिन वाली लाइन है ये वाली, ये पेरिकार्प होती है। और जो ये वाला है ना, ये थैलेमस पार्ट है। क्या है? थैलेमस पार्ट। ठीक है। अब ये जो डायग्राम है ये एक ट्रू फ्रूट नहीं है, फॉल्स फ्रूट है। ट्रू फ्रूट क्या होते हैं? फ्रूट्स दैट आर डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट, वाइल व्हेन एडिशनल पार्ट लाइक थैलेमस डेवलप इनटू फ्रूट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। तो आपकी एप्पल होगी, स्ट्रॉबेरी होगी, ये फॉल्स फ्रूट में आती है, जिसमें थैलेमस भी काम कर रहा है फ्रूट का, जो फ्लैशी है, जिसको आप खा सकते हो, एडिबल पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट है आपका 21st क्वेश्चन। 21st में देखो, ड्रॉ ए पिरामिड ऑफ नंबर्स वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट आर फीडिंग ऑन द लीव्स ऑफ ए ट्री। देखो, ट्री एक छोटा होता है लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट फीड कर सकते हैं, तो ट्री नीचे क्या आ जाएगा? साइज में छोटा, और ऊपर साइज क्या आ जाएगा इंसेक्ट का? ज़्यादा। दैट्स वाई। तो कैसा हो जाएगा ये? इन्वर्टेड। देखो पिरामिड देखे है ना आपने इजिप्ट के, नीचे से ब्रॉड होते हैं, ऊपर से नैरो होते हैं। अगर यही पिरामिड्स ऊपर से ब्रॉड है, नीचे से नैरो हैं, तो इन्वर्टेड पिरामिड बोला जाता है उनको। ठीक है। अब ट्री छोटा है, ऊपर इंसेक्ट्स का नंबर ज़्यादा है, दैट्स वाई अपर हायर होगा, नीचे लोअर हो गया, तो इन्वर्टेड पिरामिड हो गया ये। क्या होगा? इन्वर्टेड। तो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस पिरामिड? इज इन्वर्टेड, उल्टा। विल द पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमेशा रूल है बेटा, जो ट्रांसफ़र है या पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो क्या रहेगा? हमेशा अपराइट रहेगा। अपराइट मीन्स नीचे से ज़्यादा, ब्रॉड, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स ज़्यादा सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं। वही रखा हुआ है। प्लांट्स ज़्यादा सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं, उसी के बाद फिर उसको खाने वाले हम कंज्यूमर्स हैं, यानी हर्बीवोर हैं। फिर ट्रांसफ़र हो रही है ओनली 10%। तो ये 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। 10% एनर्जी लो, लिंडमैन्स लो भी बोला जाता है इसको। क्यों? कि सिर्फ और सिर्फ, चाहे इंसान है चाहे प्लांट है, अपनी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र करते हैं। फूड चेन होती है ना, जैसे घास है, घास को खाया हिरन ने, हिरन को खाया शेर ने, तो घास से जो एनर्जी मिली हिरन को वो सिर्फ 10% मिलेगी, और हिरन की 10% एनर्जी किस में जाएगी? लायन में जाएगी। बाकी की एनर्जी क्या हो जाती है? बॉडी अपने फंक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए यूटिलाइज कर लेती है, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर लेती है। इसलिए कभी भी विल द पिरामिड ऑफ एनर्जी आल्सो बी द सेम शेप इन द सिचुएशन? अपर सिचुएशन हमारी क्या आई है? इन्वर्टेड। कभी भी नहीं होगी। नो, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज नॉट द सेम शेप इन द सिचुएशन, बिकॉज ऑलवेज pyramid of energy is upright while the above case is the inverted pyramid case. ठीक है, according to the 10% law. नेक्स्ट इज, अच्छा इसी का ये पार्ट भी करना है क्या? और वाला, व्हाट वुड बी द रीज़न फॉर द फास्ट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन द ट्रॉपिक्स? ट्रॉपिक्स में क्यों है? क्योंकि वहाँ पे डिकम्पोजर्स ज़्यादा हैं। और आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई। सबसे ज़्यादा फिशीज़ हैं, फिर बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। इसके बाद जो एक्स और वाई में बचेगा ये वर्टिब्रेटा टैक्सा का है। ये टोटली एनसीईआरटी है, ये भी आप करोगे तो देखो इजी है, ज़्यादा पैनिक होने की नीड नहीं होती है। देखो ये आ गया ना, इंसेक्ट, ट्री शेप इज इन्वर्टेड, नो पिरामिड, वार्म एंड मोइस्ट एनवायरनमेंट फेवर द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ, आप डिकम्पोजर भी लिख दोगे कोई गलत नहीं है वहाँ पे, लेकिन कंडीशन पूछी है तो कैसी कंडीशन होनी चाहिए? कहीं पे भी वार्म, थोड़ा सा गर्माहट है, मॉइस्चर है एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे फंगस वगैरह, फंगस क्या है? डिकम्पोजर्स हैं कोई भी। ठीक है, या कोई इंसेक्ट्स हैं, या फिर कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे से, वो सब क्या है? तभी ग्रो कर पाते हैं, उनका फेवरेबल एनवायरनमेंट मिले उनको। एक्स में आपके मैमल्स आ जाएंगे, वाई में आपके एम्फीबियंस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 24th में देखो, आपको बनाना था स्केच रेप्लिकेशन का। तो एनसीईआरटी में आपका एज इट इज़ है ये वाला डायग्राम, ड्रॉ लेबल्ड स्कीमेटिक स्केच ऑफ रेप्लिकेशन फोक ऑफ डीएनए। मैं आपको ये भी टॉपिक समझा के भी भेजूंगी रेप्लिकेशन वाला, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनी 2 एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो कौन से 2 मेन एंजाइम है? एक तो होता है आरएनए पॉलीमरेज,
ठीक है, एक सिग्मा फैक्टर होता है। ये एंजाइम्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज की भी 3 टाइप होते हैं, 1, 2 और 3। तो ये सिर्फ स्केच बनाना था कि कैसे रेप्लिकेट होता है। जब रेप्लिकेशन होता है ना, एक कंटिन्यू पैटर्न में होता है, यानी सीक्वेंस में चलता रहेगा, और एक डिसकंटिन्यू पैटर्न में होता है। देखो हमारा डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जो पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम में है, क्योंकि हमेशा फॉस्फेट से जाके अटैच न्यूक्लियोटाइड कहाँ होगा, 3 प्राइम पे होता है। तो ये तो कंटिन्यू चेन चलेगी, जहाँ पे लिखा हुआ ना कंटिन्यू सिंथेसिस, यानी ये कंटिन्यूस चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन अपोजिट वाला अपर जाके प्राइमर अटैच होएगा, फिर डिवाइड नीचे जाएगा, तब तक वो ऊपर फोक ओपन हो जाती है। फोक फोक कैसे ओपन हुई, जैसे जिप होती है ना, चेन होती है, चेन बंद होती है और चेन खुल रही है, तो वो एक साइड से वाई शेप बनता हुआ चला जाता है ना। तो सेम उसी तरीके से रेप्लिकेशन वाला भी है, फोक बन जाती है। तो ये टेम्पलेट है, ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, सिर्फ यही लेबल करना था इसमें। और इसके अलावा ये बताने थे आपको एंजाइम्स, लाइगेज जो ज्वाइन करने का काम करेगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ये पॉलीमराइजेशन कराएगा जो आपको मैंने बताया। रेप्लिकेशन करवाने में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आपका ट्रांसक्रिप्शन में काम आता है, डीएनए पॉलीमरेज काम आता है रेप्लिकेशन में। पॉलीमरेज क्या होता है, पॉली मैंने बहुत सारे, मरेज मैंने यूनिट्स को बाइंड अप करना, पकड़ के लाना। बहुत सारी यूनिट को डीएनए से ही अटैच करना है तो उसमें काम आएगा डीएनए पॉलीमरेज। अगर डीएनए से आरएनए बनाना है तो उसमें काम आएगा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और राइगेज क्या होता है, जो ज्वाइन करने का काम करेगा। और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, उसमें हेलिकेज भी लिख सकते हो। हेलिकेज जो दोनों की बॉन्डिंग का, ये बॉन्डिंग है न्यूक्लियोटाइड्स की, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम भी करता है। और ये मैं टॉपिक आपको आज ही भेजती हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड करके। तो ऐसे डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट है आपका 27th में तो सीधी सी बात है, मैंने आपको जो बोला था पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये लास्ट वाला है म्यूचुअलिज्म वाला, सुडोकोपुलेशन। ये एक्सेप्शन सा केस है अगर देखा जाए तो, वैसे म्यूचुअलिज्म होता है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। मेडिटेरियन ऑर्किड, ओफायरस ऑर्किड जो प्लांट होता है ना, वो सेक्सुअल डिसीट करता है। सेक्सुअल डिसीट यानी धोखा, टू गेट द पोलिनेशन। जो ऑर्किड का प्लांट है उसकी लीफ ऐसे शेप की होती है कि जैसे जो इंसेक्ट है ना उसकी फीमेल हो, या बीज हैं उनकी रिजेम्बलेंस होती है फीमेल बी की तरह या फीमेल इंसेक्ट की तरह, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्शन होने की वजह से उस पर विजिट करते हैं और पोलिनेशन का रीज़न बन जाते हैं। तो काइंड ऑफ सूडो कोपुलेशन को लगता है कि हम अपनी फीमेल बी या फीमेल इंसेक्ट के साथ मेटिंग कर रहे हैं, लुभा रहे हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई उसको बोलते हैं सूडो कोपुलेट। और देखो मेडिटेरियन ऑर्किड यूज सेक्सुअल डिसीट टू गेट द पोलिनेशन डन बाय बीज। वन ऑफ द पेटल्स ऑफ ऑर्किड रिजेंबल टू फीमेल बीज इन साइज और कलर भी, साइज भी सेम सब कुछ होता है। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी लास्ट में। मेल बी विजिट करेगा पेटल पे, वो पेटल होता है फीमेल बी के समझ के, तो सूडो कोपुलेट करेगा और गेट डस्टेड द पोलन टू फ्लावर। वो दूसरे पे जो यहाँ से बैठ के आया है वहाँ से पोलन लेके आया है, वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे और पोलिनेशन हो जाएगा। विद अनदर फ्लावर इज ट्रांसफर टू द पोलन, विद अनदर फ्लावर पोलिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला पार्ट इसमें ये पूछ रखा है कि कौन सा क्या इफेक्ट होगा 27th। ये देखो 27th क्वेश्चन का बी पार्ट। नेम द टाइप ऑफ इंटरेक्शन सीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एस्कैरिस वॉर्म लिविंग द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। देखो एस्कैरिस है, कहाँ पे रह रहा है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन पे। क्या करेगा, उसको हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है, हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, क्या करते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल थोड़ी होते हैं। दैट्स वाई वो क्या है, वन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अफेक्ट देयर बॉडी। दैट्स वाई एस्कैरिस क्या है, एक पैरासाइट है। तो कौन सा इंट्रैक्शन होगा, ये पैरासिटिज्म वाला, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में पैरासिटिज्म वाला कॉन्सेप्ट है ये। क्लोन फिश लिविंग अमेंगस्ट द टेंटेकल्स ऑफ सी एनिमल। सी एनिमल्स के कट्टे होते हैं ना, उनके अंदर क्लो फिश रहती है, जबकि सी एनिमल के जो कांटे हैं ना वो उसके खुद के लिए बेनिफिशियल हैं, जो उसको बचाते हैं प्रीडेटर वगैरह से, वो कांटे चुभ जाएंगे उसको, लेकिन उसका बेनिफिट इस क्लोन फिश को भी हो रहा है कि उसके अंदर वो छुप रही है, छुपेगी तो उसको खाना मिल जाएगा। तो कौन सा टाइप का हो गया, कमेंसिलिज्म, यानी एक को बेनिफिट हो रहा है और एक को बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला है।
commensalism. One organism is benefited, other has no effect. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30 में जो आपका ग्राफ दे रखा है उस ग्राफ को बताना है कि किस तरीके से है। आप इसको छोड़ ही दोगे तो बेटर है, क्योंकि अभी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हार्ड पार्ट, अदरवाइज मैं फिर भी करा ही देती हूँ तेरे को, ठीक है। सुटेबल लगे तो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, नंबर ऑफ स्पीसीज एंड नॉर्थन लैटीट्यूड। ये लैटीट्यूड का मार्क है 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, और स्पीसीज हैं 200 नंबर है। नंबर ऑफ द एंड स्पीसीज 200, 175, ये इतनी लिए हुए हैं। अगर इस ओवरऑल को देखे तो बेस्ड ऑन द अबाउ इंफॉर्मेशन एंड ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डज द ग्राफ डिपिक्ट। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि नॉर्थन लैटीट्यूड पे जैसे ही हम हायर डिग्री की तरफ मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ स्पीसीज क्या हो रही है, कम हो रही है। लैटीट्यूड 20 डिग्री, 40 डिग्री, 40 और 80 डिग्री, जैसे जैसे हायर की तरफ जा रहे हैं तो स्पीसीज़ का नंबर कम हो रहा है। तो स्पीसीज रिचनेस किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया टू एरिया। जहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा वहाँ पे अच्छी ग्रोथ होगी, स्पीसीज़ के नंबर ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ है, ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे स्पीसीज़ नहीं मिलेगी ज़्यादा तेरे को। तो यही शो कर रहा है ये। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ शो द स्पीसीज area relationship for a wide variety of taxa in a forest. Write an equation that shows this relationship on logarithm scale. logarithm scale पे दिखाने के लिए आपका log s वाला स्कीम आएगा। n से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका बायोडाइवर्सिटी, नहीं पॉपुलेशन वाले में ही है ये, पॉपुलेशन एंड इंट्रैक्शन वाले में, बायोडाइवर्सिटी वाले में है ये। वहाँ पे दो आपको दे रखे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड अर्थमेटिक ग्रोथ, वहाँ से है ये। आप इसको छोड़ देना, ज़्यादा प्रेशर लेने की माइंड में नीड नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। देखो आंसर की मैं फिर भी दिखाई देती हूँ आपको 30 वाला, ये वाला देखो ग्राफ रिप्रेजेंट द लैटीट्यूड इंक्रीज 0 डिग्री टू 80 डिग्री नॉर्थ, द नंबर ऑफ एंड स्पीसीज डिक्रीज 200 से 25 रह गई हैं, सिर्फ यही बताना है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी हैव हायर बायोडाइवर्सिटी देन टेम्परेट रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होता है, टेम्परेट यानी जिसका टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे कम होएगी। नेक्स्ट आप कैसे स्केल से रिप्रेजेंट करोगे, लोग एस यानी स्पीसीज रिचनेस, लोग सी यानी कॉन्स्टेंट, जेड यानी स्लोप ऑफ द लाइन। तो क्या हो रहा है, एरिया के साथ इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है, ये है। और उसके अलावा थर्ड पॉइंट ये था कि कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ्स के थ्रू। तो प्लांट स्पीसीज नंबर है वो हाइयर है एट द लोअर लैटीट्यूड और डिक्रीज करेगा टुवर्ड द पोल यानी जहाँ पे बर्फबारी है वहाँ पे स्पीसीज का नंबर कम हो जाएगा। देयर इज अ लिटिल बायोडाइवर्सिटी एट पोल दो इट इंक्रीज इन टेम्परेचर एरिया बट रीच द मैक्सिमम इन ट्रॉपिक। जैसे जैसे यहाँ पे सुटेबल टेम्परेचर होता है, वही बात मैंने आपको बोली, वहीं पे इंक्रीज होता है, अदरवाइज नहीं होगा। हमेशा ही मोस्टली ट्रॉपिकल यानी सदाबहार, जहाँ पे लैटीट्यूड होता है ना सदाबहार, एक जैसा टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पे हायर ग्रोथ मिलती है, हायर बायोडाइवर्सिटी मिलती है। तो ट्रॉपिक्स आर लेस सीजनल, सदाबहार होती हैं वो, एक जैसा कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी, हाई प्रोडक्टिविटी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज मिलेंगी। तो बायोडाइवर्सिटी, बायो मैंने लिविंग, डाइवर्सिटी मैंने वेराइटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मल्टीपल वेराइटी, बहुत सारी वेराइटी मिलना इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं उसको, दैट्स वाई। तो ट्रॉपिक में सबसे ज़्यादा मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 32 में आपका ये है टोटली वहाँ से इवोल्यूशन वाले से कि उसमें इंडस्ट्री जब लगी, दो टाइप के मोथ थे, एक वाइट वाले थे, एक ब्लैक या ब्राउन वाले थे। जब पोल्यूशन नहीं था तो ट्री की बार्क वाइटिश कलर की होती थी, तो वहाँ पे जो वाइट वाले मोथ थे वो चिपक जाते थे और बच जाते थे अपने प्रीडेटर से। जैसे जैसे इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, धुआं, पोल्यूशन, स्मोक सब कुछ आने लगा, तो उसका जो स्मोक है वो डिपोजिशन शुरू होगी और जो पेड़ की ट्रीज़ की बार्क थी वो ब्लैक होनी शुरू होगी। अब वहाँ पे वाइट वाला तो अलग से विजिबल होएगा तो प्रीडेटर डायरेक्टली उसको खा लेगा, जबकि डार्क वाला अब उसको सेफ्टी हो गई है, प्रेडेटर से बचना शुरू हो गया। तो इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इसका एग्जांपल है कॉमन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला मोथ सिलेक्शन। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्री ट्रंक बिकम डार्क ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सूट एंड स्मोक, सो दैट बैकग्राउंड डार्क विंग्ड मोथ विल सर्वाइव बेटर देन वाइट, सो पॉपुलेशन ऑफ डार्क विंग्ड मोथ इज इंक्रीज्ड। और ये क्या शो कर रहा है,
जो आपको ग्राफ दे रखा है ना बेटा, ये वाला 32 में, ये वाला वाइट विंग्ड मोथ था पहले, धीरे धीरे क्या हुआ, डार्क विंग्ड मोथ आ गया। पहले देखो ये ग्राफ से देखो, ये ग्राफ है, यहाँ से बढ़ रहा है, एक मैक्सिमम लेवल तक पहुँचा, फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो गया, उसके बाद डार्क वाले का बढ़ना शुरू हो गया, यहाँ से बढ़ा, फिर ड्रॉप डाउन हुआ है, समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है इधर, जैसे बढ़ रहे हैं, फिर घट गए हैं, फिर बढ़े हैं, फिर घट रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट इन डिफरेंट वे इन नेचर। इन इंग्लैंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉपुलेशन ऑफ डार्क विंग्ड मोथ आर मोर फेवर देन वाइट मोथ, एक्सप्लेन। तो ये क्या है आपका नेचुरल सिलेक्शन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन किस टाइप का है, 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन है, ये भी मैं आपको वीडियो बना के अभी भेजूंगी, ठीक है। 3 होते हैं उसमें, और ये क्या हो रहा है, डायरेक्शनल, यानी डायरेक्शन चेंज हुई है, तो क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल, एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, उसको डायरेक्शनली बोलते हैं, डायरेक्शनल चेंज। स्टेट हगोडोवरीज थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। हगोडोवरीज ने थ्योरी क्या दी थी म्यूटेशन, उसने बोला था यूज़ एंड मिस यूज़ थ्योरी, कि जिस ऑर्गेनिज्म ने अपने ऑर्गन को यूज़ कर लिया तो वो अच्छे से डेवलप हो गया, जिसको यूज़ नहीं किया वो एक्सटिंक्ट हो गया। जैसे स्नेक्स के पैर होते थे, लेकिन उसने उन पैरों को यूज़ नहीं किया, वो ऐसे रेंग के चल रहा, क्रीप करके चल रहा था, दैट्स वाई उसके पैर हैं वो हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, ये यूज़ बोला उसने, ठीक है। तो यूज़ एंड मिस यूज़ वाली, हाउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम डार्विन, जबकि डार्विन ने ये बोला था कि नेचर सिलेक्ट करता है एक जो मोस्ट कैपेबल ऑर्गेनिज्म है उसको फॉर सर्वाइवल, जिसकी सबसे ज़्यादा सर्वाइवेबिलिटी है, उसको सिलेक्ट करता है नेचर। उसने ये कॉन्सेप्ट दिया, जबकि उसने दिया यूज़ एंड मिस यूज़ पे, दोनों की अलग अलग थ्योरी थी बिल्कुल एक दूसरे से। देखो डिफरेंस, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, हगोडोवरीज ने बोला कि म्यूटेशन सिंगल स्टेप, इसने बोल दिया नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या थ्योरी थी उसकी और क्या डिफरेंस थे, आप लिख सकते हो कि यूज़ एंड मिस यूज़ थ्योरी दी थी उसने। डार्विन ने क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। हगोडोवरीज के अकॉर्डिंग सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, यानी एक स्टेप पे लार्ज अमाउंट में म्यूटेशन होगी, वो इवोल्यूशन कोज करता है। जबकि डार्विन ने बोला कि छोटी छोटी टाइम के साथ वेरिएशन होती रहती है डीएनए में, और एकदम से इवोल्यूशन नहीं होता है, स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे वेरिएशंस हैं एंड कोज इवोल्यूशन। इसने बोला कि म्यूटेशन एकदम से सडनली होती हैं, डायरेक्शनलेस हैं, जबकि इसने बोला वेरिएशन स्मॉल होती हैं और डायरेक्शनल होती हैं, उसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। जैसे आरएनए में एक म्यूटेशन हुई तब जाके हमारा डीएनए बना और वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बना, और डार्विन का कॉन्सेप्ट उस पर बेस्ड है। हगोडोवरीज का डीवरीज का है यूज़ एंड मिस यूज़ पे। नेक्स्ट उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर था बी, ए और बी पार्ट 32 का। अच्छा ये वाला ए पार्ट है, बी पार्ट भी, ये तो मैंने आपको कराया था। अच्छा हार्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट शायद कराया हो मैंने आपको, बैक्टीरियोफेज वाला, ये रहा 32। वाई डिड हार्सी एंड चेज यूज सल्फर 35 एंड फॉस्फेट 32 इन देयर एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन। हार्सी एंड चेज ने क्या किया था, हार्सी एंड चेज डन एन एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज टू शो दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। sulfur 35 present in the amino acid, that's why they use sulfur 35, and phosphate is present in the DNA nucleotide, that's they use the phosphate 32 radioactive labeled phosphate and sulfur to differentiate if which one is transferred, protein or phosphate या DNA material। राइट द कंक्लूजन दे रीच एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट पे यानी एक्सप्लेन भी करना है अपने एक्सपेरिमेंट को कि अब कैसे 3 स्टेप्स किए उसने, सेंट्रीफ्यूगेशन, इंसर्शन, सेंट्रीफ्यूगेशन, एनीलिंग, ये सब आपको कराया था मैंने। 32 का देखो, सल्फर इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन नॉट ऑफ डीएनए, सो दे यूज रेडियो एक्टिव सल्फर इट सो दैट इनकॉर्पोरेट इनटू प्रोटीन, नो रेडियो एक्टिव वाज, ये आंसर किया है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको बेटा एज इट इज़ बिल्कुल लिखना पड़े, आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट कि सल्फर 35 इज रेडियो लेबल्ड जस्ट बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द प्रोटीन, एंड फॉस्फेट 32 इज रेडियो लेबल्ड बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द डीएनए न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड, एंड they used both of the sulfur and phosphate radio labeled because they want to show that which one is transferred genetically, protein or DNA. Their experiment is totally based on to explain which one is genetic material, DNA or protein.
और लास्ट में क्या निकला कंक्लूजन, दे कंक्लूड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन, ये निकला उनका लास्ट में। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट में है आपका एंटीकोडोन कोडोन का बता रखा है। लास्ट वाले पार्ट में ड्रॉ ए क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का, जो ट्रांसफर डीएनए शोइंग द फॉलोइंग टायरोसिन अटैच टू अमीनो एसिड साइट, टायरोसिन सबसे पहले जो साइट होती है वहाँ पे अटैच होता है टायरोसिन, और एंटीकोडोन यानी देखो जो कोड है ना उसका अपोजिट एंटीकोडोन है, जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसी का अपोजिट आपने रीड करना है। और ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है आपका क्लोवर लीफ उल्टे वाला, देखो ये रहा टायरोसिन के अमीनो एसिड ऐसे लिखना, आपने कोड नहीं लिखने हैं वहाँ पे। सबसे पहले टायरोसिन को लेके आएगा, टीआरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, ये फोल्डेड फॉर्म्स में लूप्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। AUG है मिथाइनिन के लिए होता है, ए को कोड करने के लिए एमआरएनए पे कौन होता है, यू होता है, यानी यू को रीड करके कौन सा टीआरएनए आया, ए आया, ए को रीड करके यू आया, सी को रीड करके जी आया, तो AUG आया, तो UAC यानी मिथ्योनिन के लिए कोडिंग है, और ये लेके क्या आया है टायरोसिन लेके आया है ये स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये जी सही डायग्राम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बेटा ये वाला, माइक्रोस्पोरेंजिया का आउटर लेयर इंटरनल लेयर क्या क्या फंक्शन करती हैं और कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, ओजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोस्ट, ये आपने छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी, अच्छे से रिवाइज करनी है। तो ये जो था आपका 57 S1 सेट, आप इसको करो और नेक्स्ट वाला फिर मैं आपको भेजती हूँ।